नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। सारी क्लासेज आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं। मैंने खुद जांच किया है, जाना है। बहुत अच्छे तरह से मेरे साथीगण आप लोगों को मैटर दे रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया वास्तव में काबिल तारीफ़ है ना। बहुत खुश हैं हम भी और शायद हमारी मेहनत से आप भी खुश होंगे। आपका खुद का चैनल स्टडी वे चैनल आपका पुनः है स्वागत करता है। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि कल आपको हिंदी विषय का भी वीडियो प्राप्त होगा। काफ़ी बच्चों के कमेंट मेरे को कल मिले, उन्होंने कहा कि सर हिंदी विषय कब प्रारंभ करोगे। तो आज हम जो है वो हिंदी विषय की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और आप लोग, आशा करता हूं कि आपको भी कक्षा बहुत अच्छे से पसंद आएगी। जिस प्रकार अन्य क्लासेज आपको पसंद आ रही वैसे ये भी क्लास आपको पसंद आएगी। एसआई, रीट, पटवारी, एसएससी जीडी या अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स में जहां हिंदी विषय काम आता है, जहां भी हिंदी विषय काम आता है, उन सभी परीक्षाओं में ये जो आपको दिया जाने वाला मैटर है वो पर्याप्त होगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से संतुष्ट करता हूँ। यही कहीं किसी प्रकार की सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरजता से, धैर्यता से अपन काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे। जितना पढ़ेंगे उत्तम पढ़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह मुझे नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो अपना विषय होगा वो अपना विषय होगा हिंदी भाषा को लेकर के। तो चलिए मित्रों, आइए हमारे साथ जुड़िए। आपका अपना स्वयं का स्टडी वे चैनल आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता है और सब्सक्राइब्स ज़्यादा से ज़्यादा खुद करें और दूसरों को करवाएं। ये मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। हमारी मेहनत आपके लिए है, लेकिन आपका भी हमारे लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। चलिए मित्रों, विषय में प्रवेश करते हैं। विषय अपना आज का रहेगा हिंदी भाषा। प्रॉपर 1 बाय 1 छोटी छोटी बातों से मैं आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा और अपन अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात करता हूं मैं वो भाषा शब्द की बात करता हूं। भाषा क्या है? भाषा मूल रूप से है क्या? तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें कहा जाता है कि संस्कृत या हम कह सकते हैं मूल भाषा की भाष धातु से बना शब्द। ठीक है मित्रों, क्या लिखा? भाषा है क्या? भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ? तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत मतलब मूल भाषा। मित्रों याद रखना, जहां भी मूल भाषा की बात आएगी वहां हम किसको समझेंगे? जहां मूल भाषा की बात आएगी वहां हम किसके बारे में समझेंगे? संस्कृत। क्यों? क्योंकि हिंदी की जो मूल भाषा है, जो मूल है हिंदी का जिस भाषा से जन्म हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत या मूल भाषा की कौन सी धातु? भाष धातु से बना शब्द कौन सा है? भाषा शब्द है। अब आप सोचेंगे कि ये धातु क्या है। मैंने कल संस्कृत वाली क्लास में मैंने बताया था कि धातु को हिंदी में अपन क्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिया। इसका मतलब भाष क्रिया से बना शब्द क्या होगा? भाषा शब्द होगा। और क्रिया क्या है? जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या है? क्रिया है। भाषा शब्द जो है उस भाषा शब्द का अर्थ की अगर अपन बात करें, तो भाषा शब्द का जो अर्थ होगा वो होता है मित्रों विचार प्रकट करना। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है? भाषा शब्द का जो अर्थ है वो भाषा शब्द का अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। और भाष धातु जो है उसका अर्थ क्या होता है? भाष धातु मतलब भाष शब्द जो है, भाष धातु जो है उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है बोलना
या कहना। ये किसका अर्थ है? ये भास का अर्थ है। भास क्या है? धातु है। किस भाषा की? मूल भाषा की। भास शब्द से कौन से शब्द का निर्माण हुआ? भाषा शब्द का निर्माण हुआ। भाषा शब्द का अर्थ क्या है? विचार प्रकट करना। भास धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। मित्रों, अगर बोलने और कहने की बात करूं, विचार प्रकट करने की बात करूं, भाषा शब्द की बात करूं, तो भाषा जो है वो दो प्रकार की है। भाषा दो प्रकार। भाषा के कितने प्रकार? दो प्रकार। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अच्छी से अपन बात करें तो पहला जो प्रकार आता है, पहला प्रकार क्या आता है? ध्वन्यात्मक भाषा। ध्वन्यात्मक भाषा एक तो है ध्वन्यात्मक भाषा, और दूसरी भाषा क्या आती है इसमें? दूसरी भाषा आती है अध्वन्यात्मक भाषा। अध्वन्यात्मक भाषा, अध्वन्यात्मक भाषा। ठीक है मित्रों, तो देखिए भाषा के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? ध्वन्यात्मक हो गया और क्या हो गया? अध्वन्यात्मक हो गया। अब आप समझेंगे सर ये ध्वन्यात्मक क्या है, अध्वन्यात्मक क्या है? ध्वन्यात्मक का मतलब क्या हुआ है कि भाई ऐसी भाषा जिसमें ध्वनि हो। भाषा जो ध्वनि युक्त हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, ध्वनि निकल रही है, तो वो मेरे मन के विचार है, वो मेरे मन के भाव हैं, जिन भावों को मैं क्या करता हूं? प्रकट कर रहा हूं। मैं मेरे विचारों को क्या कर रहा हूं? प्रकट कर रहा हूं। प्रकट किससे कर रहा हूं? ध्वनि से कर रहा हूं। तो ध्वन्यात्मक जो भाषा है वो क्या भाषा है? जिसको प्रकट किया जा सके, जिसको प्रकट किया जा सके, अपने अपने भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने उद्गारों को दूसरों के सामने रख देना ही क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा का रूप होता है। और अध्वन्यात्मक भाषा की जहां पे बात आती है, अध्वन्यात्मक मतलब क्या? आपके मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता? मेरे मन में विषय के अलावा क्या क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। तो जो मन में ही रह गए, जो अंतस्थ में रह गए, हृदय में रह गए, आत्मा में रह गए, जिनको मैंने प्रकट नहीं किया, जिनको मैंने ध्वनि रूप नहीं दिया, वो समस्त भाषा कौन सी होती है? अध्वन्यात्मक। देखो यहाँ पे अ उपसर्ग है, और इस अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं। नहीं क्या नहीं हो? जिसका ध्वनि रूप नहीं हो, जिसका ध्वनि रूप नहीं हो वो क्या है? अध्वन्यात्मक। और जिसका ध्वनि रूप है वो क्या है? ध्वन्यात्मक। तो भाषा जो है, भाषा बारे हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाषा शब्द संस्कृत या मूल भाषा की, भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। धातु का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या होती है? क्रिया। भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? भाषा शब्द का अर्थ होता है विचार प्रकट करना, और विचार प्रकट करने की प्रक्रियाएं होती हैं दो। एक तो ध्वन्यात्मक और एक क्या है? अध्वन्यात्मक। मतलब भाषा के दो रूप हो गए, एक जिसमें ध्वनि हो और दूसरी जिसमें क्या नहीं हो? ध्वनि नहीं हो। अर्थात बोल दी जाए वो भाषा कौन सी? ध्वन्यात्मक। मन में रख ली जाए वो कौन सी है? ध्वन्यात्मक भाषा। तो भाषा के कितने रूप हो गए? दो रूप हो गए। कौन कौन से हो गए? ध्वन्यात्मक और अध्वन्यात्मक। आशा करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मित्रों, केवल मात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमें छोटी मोटी व्याकरण आ जाए, बस नहीं। जो पढ़े श्रेष्ठ पढ़े, उत्तम पढ़े। मतलब एक ऐसा अध्ययन करें कि आत्मा स्वयं ये कहे कि हाँ यार, हाँ आज हमने श्रेष्ठ पढ़ा है। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो आपके पास ऐसा मैटर जाए, एक ऐसा मसाला जाए कि आप खुद कहें कि हाँ यार ये उत्तम श्रेणी की अध्ययन प्रक्रिया हो रही है। अगर आगे बात करें अपन भाषा की, अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ मित्रों, भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये विशेषताएं हम नहीं पढ़ते हैं। हम सीधा वर्ण विचार पढ़ लेते हैं, स्वर व्यंजन पढ़ लेते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये पढ़ लेते हैं। नहीं, हमें इनकी जड़ तक बात जो है वो करनी चाहिए। भाषा की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो अगर बात करूं मैं पहली बात करूंगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाषा जो है, भाषा अर्जित है। भाषा क्या है? अर्जित है ना? भाषा क्या है? अर्जित है, जन्मजात नहीं है। भाषा अर्जित है। अर्जित का मतलब क्या हुआ? अर्जित का मतलब क्या हुआ कि भाषा जो है वो कमाई जाती है ना? अपन परिवार में, घर में जब जन्म लेते हैं तब से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक जो कुछ भी समाज से, परिवार से, मित्रों से, विद्यालय से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सब क्या होता है? अर्जित होता है, स्वयं का अर्जित, है ना? कुछ लोग होते हैं जो वाणी का प्रयोग जानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वाणी का प्रयोग नहीं जानते, है ना? और पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब क्या कहते हैं?
कि वाणी ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा अंग है जिसका प्रयोग अगर उचित मात्रा में किया जाए, श्रेष्ठ प्रकार से किया जाए तो आप विद्वान कहलाएंगे। और यदि आपने निम्न कोटि की वाणी का प्रयोग किया, आपने घृणित वाणी का प्रयोग किया, तो आप क्या कहलाएंगे? आप मूर्खों की कैटेगरी में होंगे, मूर्खों की श्रेणी में होंगे। तब विद्वानों ने क्या कहा भी उन्होंने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। वाणी कभी कटु बोलनी नहीं चाहिए, कड़वी वाणी क्यों बोले भाई, है ना? लेकिन फर्क होता है। देखिए, मानव और दानव में सिर्फ शारीरिक रूप से अंतर कुछ नहीं होता। मानव और दानव में जो फर्क होता है वो सिर्फ कर्म का होता है। दानव क्यों है? क्योंकि उन्हें दानवीय कर्म किए। मानव क्यों है? क्योंकि उन्होंने मानवीय कर्म किए, इसलिए मानव है। तो आप, हम, मैं स्वयं आकलन भी करें कि मैं कोई कहीं दानव तो नहीं बन रहा हूं, मैंने कभी कोई राक्षसी कार्य तो नहीं किया है, मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया, मैंने अपनी वाणी से, मैंने जो कुछ भी गुरुजनों से, पुस्तकों से, समाज से, परिवार से, माता पिता से जो कुछ भी अर्जित किया है, कमाया है, वो भाषा मेरी श्रेष्ठ तो है ना, है ना, है ना? तो काकय कृष्ण पिकय कृष्ण को भेद है पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते काकय काकय पिकय पिकय बात आती है। भी कौवा भी काला, कोयल भी काली, तो फिर अंतर क्या होता है कोयल और कव्वे में, है ना? तो अंतर कब कहते हैं कि वसंत ऋतु जब आती है तब पता चलता है। कोयल कोयल ही होती है और कौवा कौवा ही होता है। इंसान सारे एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु जो उनका अर्जित विषय है, जो कुछ उन्होंने सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान का जब वह प्रयोग करता है तब समझ में आता है कि यार ये मानव है और ये दानव है ना? शारीरिक रूप से उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो भाषा जो है वो अर्जित है, जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है, नहीं है, याद रखेंगे। भाषा कभी क्या नहीं होती? जन्मजात नहीं होती। भाषा क्या होती है? अर्जित होती है। किसकी विशेषता है? भाषा की विशेषता है। अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करूं, है ना, तो भाषा क्या है भाई? भाषा का एक निश्चित मानक रूप होता है, एक निश्चित मानक रूप होता है। बिल्कुल सटीक बात है भाई, एक मानक रूप है। अपनी हिंदी भाषा का मानक रूप किसमें है? देवनागरी लिपि है। तो एक निश्चित क्या होता है? मानक रूप। परंतु तीसरी जो बात आती है इसमें क्या है कि भाषा परिवर्तनशील है। ये बात बहुत अच्छी है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में क्या हो? भाषा स्थायी नहीं है। भाषा में क्या होते रहते हैं? परिवर्तन। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उनमें क्या होते हैं? परिवर्तन। जैसे देखिए, पहले हम झ जो लिखते थे ना, झ इस प्रकार से लिखते थे, है ना? और अब मानक रूप इस झ का क्या है? ये मानक रूप है ना? अब इसको सही माना गया है, इसको मानक रूप से हटा दिया गया है। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। पहले भय ऐसे लिखते थे और आजकल जो है वो यहाँ ऐसे कर दिया गया है। तो ये क्या है? ये मानक रूपों में परिवर्तन है। तो भाषा क्या है बेटा? परिवर्तनशील है। भाषा का एक निश्चित क्या होता है? मानक रूप होता है। और भाषा एक क्या है? अर्जित क्रिया होती है। ठीक, इसमें अगर अपन बात करें भाषा, चौथी अगर बात करें तो भाषा सामाजिक है। भाषा क्या है? सामाजिक है, सामाजिक है। ठीक है, व्यक्ति जो है वो भाषा किससे सीखता है? समाज से सीखता है। तो हमने विशेषताओं की बात हमने की। विशेषताएं क्या है? भाषा अर्जित है, बिल्कुल ठीक बात है। भाषा क्या नहीं है? जन्मजात नहीं होती है। भाषा का एक निश्चित मानक रूप होता है। भाषा हमेशा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है। उसमें भाषा को प्रभावी बनाने के लिए जो भाषा की मानक कमेटियां होती हैं वो क्या करती हैं? उसमें परिवर्तन करती रहती हैं, चेंजमेंट करती रहती हैं भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। भाषा जो है वो क्या है? है। समाज के द्वारा व्यक्ति जो है भाषा को सीखता है। तो ये बातें हमने किस में पढ़ी? हिंदी भाषा की विशेषताओं में हमने पढ़ी। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि हिंदी भाषा का विकास, किसकी बात की जाए? हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हम लिखते हैं हिंदी भाषा का जन्म लिख देते हैं। चलो, वह हिंदी भाषा का जन्म, है ना? हिंदी भाषा का जन्म। अगर हिंदी भाषा की जन्म की तिथि की बात करें तो यूं कहते हैं कि भाई 1050, है ना, विक्रम संवत, है ना? तो कहते हैं कि हिंदी भाषा का जो जन्म माना जाता है वो 1050 विक्रम संवत को माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास जो है, आप सबको पता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है? जो जननी कौन है भाई? संस्कृत है। तो यहां पे अपन लिखते हैं संस्कृत।
जिसको अपन मूल भाषा कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, मूल भाषा। ये आ गई आपकी क्या, संस्कृत। संस्कृत क्या है, मूल भाषा है। अब संस्कृत के विद्यार्थियों दो रूप थे, संस्कृत के जो रूप थे वो दो रूप थे। एक तो रूप कौन सा हो गया भाई, अपन कहते हैं अलौकिक, जो हमने कल संस्कृत वाली क्लास में देखा था, अलौकिक, या हम इसे कह सकते हैं वैदिक। क्या कह सकते हैं, वैदिक। और दूसरा जो रूप आता है वो कौन सा आता है, लौकिक। कौन सा आता है मित्रों, लौकिक। बहुत अच्छे से समझना है इन विषयों को, बहुत आराम से, बहुत प्रेम प्यार से अपने को इस बात को समझना है। यहाँ से प्रश्न कई बार आए हुए भी हैं और आते भी हैं, तो अपन इसको अच्छे से समझेंगे। संस्कृत के जो हैं वो दो रूप हो गए, मूल भाषा के दो भेद हो गए। कौन कौन से हो गए, अलौकिक और लौकिक। अब अगर बात की जाए अलौकिक की, बात मैं पहले करता हूँ। अलौकिक जो था उसमें क्या थे, उसमें आपके वेद आ गए भाई। वेद जो हैं वो अलौकिक संस्कृत है। वेद के बाद अगर बात करें अपन, उपनिषद आ गए भाई, उपनिषद आ गए, है ना। अपन बात करें तो आरण्यक आ गए, पुराण आ गए। ये जो ग्रंथ लिखे गए उनमें कौन सी भाषा थी, अलौकिक, मतलब वैदिक संस्कृत थी। और लौकिक संस्कृत की जहां बात आती है तो लौकिक संस्कृत में जो बात आती है विद्यार्थियों, तो लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया, महाभारत, महाभारत और रामायण, रामायण। ये जो ग्रंथ लिखे गए वो कौन सी संस्कृत में लिखे गए, लौकिक संस्कृत में लिखे गए। अब क्या हुआ, लौकिक संस्कृत जो था उसमें अपभ्रंश होते रहे, उसका रूप परिवर्तित होता रहा। अब रूप परिवर्तित यदि इसका होता है तो लौकिक के बाद में जो आता है वो कौन सी भाषा आती है विद्यार्थियों, पाली, पाली भाषा। ठीक है, पाली। और पाली भाषा जो थी वो कौन से धर्म की थी, बौद्ध धर्म की थी। पाली भाषा जो थी वो कौन से धर्म की थी, बौद्ध धर्म की भाषा। कौन सी भाषा, पाली भाषा। कौन सी, किसकी थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी, है ना। पाली भाषा के बाद में जो भाषा आई, पाली भाषा के बाद जो भाषा आई विद्यार्थियों, वो भाषा आई प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा आई, प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जो है वो किसकी है, जैन धर्म की है विद्यार्थियों। किसकी है, जैन धर्म की भाषा, याद रखेंगे, है ना। ठीक है ना। प्राकृत, देखो संस्कृत के कितने रूप हो गए, दो। कौन कौन से, अलौकिक और लौकिक। अब अलौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, अलौकिक संस्कृत जो थी उससे क्या बने, वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, है ना, वेदांग, ये सारे किसमें बने, अलौकिक संस्कृत में बने। लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत से निर्माण किसका हुआ भाई, महाभारत का हुआ, है ना। किसका हुआ, वाल्मीकि जी द्वारा रचित कौन, रामायण। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा रचित कौन, महाभारत। तो लौकिक संस्कृत, और उसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई, पाली। तो पाली भाषा जो थी वो कौन से धर्म की थी, बौद्ध धर्म की थी। पाली का बिगड़ा हुआ रूप क्या था, प्राकृत। और प्राकृत भाषा किसकी थी, जैन धर्म की थी। अब प्राकृत के बाद की जो स्थिति आती है ना, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश। क्या आई भाई, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप होता है। अपभ्रंश भाषा आई, और अपभ्रंश भाषा के बाद जो भाषा आई मेरे प्यारे बच्चों, अपभ्रंश भाषा के बाद जो भाषा आती है वो आती है सौरसेनी। कौन सी आती है, सौरसेनी भाषा। सौरसेनी भाषा, है ना, सौरसेनी भाषा। और सौरसेनी भाषा के बाद हमारी कौन सी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा। सौरसेनी भाषा के बाद किसका जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आई। अब एक बार पुनः इसकी अपन आवृत्ति कर लेते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का जन्म कब स्वीकार किया गया, 1050 विक्रम संवत। संवत, विक्रम संवत कब, 1050 को हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। जन्म हुआ कैसे, तो जन्म का जो मूल था वो कौन थी, संस्कृत। अब संस्कृत के दो रूप थे विद्यार्थियों, एक तो अलौकिक, एक लौकिक। अलौकिक भाषा जो थी या वैदिक भाषा जो थी उससे वेद बने। वेद 4 है, आपको पता है ना। उपनिषद, है ना, आरण्यक, और क्या, पुराण। 108 उपनिषद बताते हैं, 18 पुराण बताते हैं। आरण्यक की संख्या निश्चित नहीं है। तो वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, ये इनकी भाषा कौन सी है, अलौकिक संस्कृत है। बाद में कौन सी संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई। लौकिक संस्कृत में दो ग्रंथ बने जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। कौन से, महाभारत, महाभारत, और एक कौन सा है,
रामायण, प्रभु श्री राम का इसमें वर्णन है। तो लौकिक में भाषा में महाभारत और रामायण बने। लौकिक का जो बिगड़ा हुआ रूप था, लौकिक में जो परिवर्तन हुआ, लौकिक संस्कृत में जो जो बदलाव हुए, वो कौन सी भाषा में आए? पाली भाषा में आए। और पाली भाषा कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म की। पाली के बाद जो बदलाव आया, उससे भाषा कौन सी बनी? प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत भाषा कौन से धर्म की थी? जैन धर्म की। प्राकृत में बदलाव आया, उससे अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश से जो बदलाव आया वो कौन सी भाषा बनी? सौरसेनी। और सौरसेनी से जो भाषा बनी वो कौन सी भाषा थी? अपनी हिंदी भाषा थी। ठीक है, शायद इतना विकास क्रम आपके उनका हिंदी का जो जन्म है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ जो विषय आपका चल रहा है वो श्रेष्ठ चल रहा है, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई बात आपके समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो पूछता है वो सीखता है, जो बैठा रहता है वो खोता है। पूछा करो, है ना। हो सकता है आपने किताबों में कुछ और पढ़ा हो सकता है मैंने कुछ और पढ़ा हो, तो उनका समाधान कब होगा? मन में रखने से नहीं होगा, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें और आपको उसका जवाब मिलेगा। और मित्रों, साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों से करवाएं, क्योंकि हम आपको वो मैटर दे रहे हैं जो शायद बहुत ही कम प्राप्त होता है। तो शायद आप मेरी आशा के अनुकूल निकलेंगे और आप जो हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और हमें हौसला अफजाई करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। आप ही हमारी ताकत हो, आपसे ही हमारा मन बढ़ता है और आप ही हमारे श्रेष्ठ हो। ठीक है, चलो मित्रों, आगे अपन बात करते हैं किसकी? एक इसका हिंदी का जो संवैधानिक विकास है उसकी अपन बात करते हैं। हिंदी का, या हिंदी से छोड़ो, अपन भाषा का कर लेते हैं थोड़ा सा। संवैधानिक विकास, भाषा का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास किसका भाई? भाषा का संवैधानिक विकास। देखो पीछे जो मैंने बिंदु आपको पढ़ाया है ना, उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि भाई हिंदी का जन्म किससे हुआ? तो जो नजदीक है, अब जैसे हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ वो सौरसेनी से हुआ, तो पहले सौरसेनी ऑप्शन है, सौरसेनी को उत्तर दो। अगर सौरसेनी नहीं ऑप्शन में तो अपभ्रंश आएगा, अपभ्रंश नहीं है तो कौन आएगा? फिर प्राकृत आ जाएगा, और प्राकृत के पहले कौन है? पाली, पाली के बाद कौन है? सीधा संस्कृत आ जाएगा। तो जो जितना नजदीक है उतना हमें उत्तर देना है। भाषा का संवैधानिक विकास, संविधान आप समझते हैं, संविधान शब्द से एक प्रत्यय जोड़ने पर, संविधान शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर, या संविधान प्लस एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? संवैधानिक शब्द बना है। तो संविधान जो है उसमें भाषा का क्या रोल है, कहाँ क्या बात लिखी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो मित्रों, एक तो जो शब्द आता है वो आता है बोली। देखना, बहुत अच्छे से समझना। एक तो आता है बोली, एक आता है मित्रों भाषा, ठीक। एक आता है आपका मातृभाषा, मातृभाषा। एक आता है आपका राष्ट्रभाषा, और एक आता है आपका राजभाषा। राजभाषा, ये मैंने 5 शब्द लिखे हैं, अच्छे से समझो इनको। एक तो लिखा मैंने बोली, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ये शब्द समझने अपने अत्यंत आवश्यक होते हैं। बोली क्या है? बोली का क्षेत्र सीमित होता है, याद रखना। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित, है ना। बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, ये याद रखें। बोली एक छोटे इलाके में, जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, अब राजस्थान में ढूंढाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, तोरावाटी भी है। तो ये क्या है? ये बोलियां हैं। ये क्या है? बोलियां हैं। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र, अब जैसे राजस्थानी भाषा, अब राजस्थानी भाषा का मतलब क्या हुआ? पूरे राजस्थान भूखंड में बोली जाने वाली भाषा। तो भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इतनी बात अपन याद रखेंगे। मातृभाषा क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा की परिभाषा दी है मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कहते हैं कि मातृभाषा वो जो हमने किससे सीखी? मां से सीखी। किससे सीखी? मां से सीखी। जो हमने मां से सीखी वो कौन सी भाषा है?
मातृभाषा है विद्यार्थियों। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि मातृभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि मातृभाषा वो जो हमने किससे सीखी? मां से सीखी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र देश को कहते हैं, तो देश में अधिकांश जन द्वारा, अधिकांश जन द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अधिकांश जन द्वारा बोले जाने वाले, अधिकांश जन। पहले हिंदुस्तान में 80% जो भूखंड था उस पर केवल संस्कृत बोली जाती थी, और 80% भूखंड जहां संस्कृत बोली जाती थी, आजकल वहां क्या भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। इसलिए राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जहां अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस एक वृत्त में, एक भूखंड में अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजकीय कार्यों में या राजकार्य की भाषा अपन कह सकते हैं, राजकार्य की भाषा, या हम कह सकते हैं प्रशासनिक भाषा। क्या कह सकते हैं अपन? प्रशासनिक भाषा। मतलब राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाएं, या प्रशासन की जो कार्य जिस भाषा में किए जाएं, वो भाषा कौन सी होती है? राजभाषा होती है। मित्रों, हमने शब्द लिखे बोली। क्या है बोली? बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। भाषा क्या है? भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा। हमने बात की बोली की, हमने कहा कि ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी, तोरावाटी, ये सब क्या है भाई? ये क्या है? बोलियां हैं। राजस्थानी, ये क्या है? भाषा है, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है? बड़ा है। मातृभाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि मातृभाषा वो जो किससे सीखी गई हो? मां से सीखी गई हो। राष्ट्रभाषा वो जिस राष्ट्र के अधिकांश लोग सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा को बोलने या समझ सकें, वो कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा, राजकीय कार्य में काम में ली जाने वाली भाषा, प्रशासनिक कार्यों में काम में ली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा होती है? राजभाषा होती है। मित्रों, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो हिंदी हमारी क्या है भाई? हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, न कि हमारी राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब संवैधानिक विकास की जहां पे मैं बात कर रहा था, वहां मैं बात करता हूं। तो पहला पॉइंट मेरा क्या है? संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का प्रयोग किया गया है? संविधान की कौन सी अनुसूची? तो भाषा से संबंधित जो अनुसूची आती है, भाषा की अनुसूची, भाषा की अनुसूची क्या है भाई? भाषा की अनुसूची कौन सी है? 8वीं। याद रखेंगे, भाषा की अनुसूची कौन सी है? 8वीं। ठीक है। 8वीं अनुसूची की बात जहां पे आ गई, दूसरी बात जो आती है वो बात क्या आती है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा जो है, स्वीकृत भाषा या मान्यता प्राप्त भाषा जो है, वो कितनी है विद्यार्थियों? 22 है। कितनी है? 22। हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को स्वीकार किया है? हमारे संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है? वो कितनी है? 22 भाषा। और 22 भाषाओं में से एक भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो भाषा है, भाषाओं का जो अनुच्छेद की जहां पे बात की, कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया है या भाषा के रूप में उल्लेख किया है, या भाषा का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में होता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद अगर बात करते हैं अपन, तो 343 से 351 तक जो आर्टिकल आते हैं वो किससे संबंधित हैं? भाषा से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भाषा से संबंधित हैं। याद रखेंगे। क्या क्या कहा हमने? संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे। भाषा की कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को प्राप्त है। भाषा शब्द का उल्लेख, भाषा शब्द का विवरण जो आता है वो कौन से अनुच्छेदों में आता है? 343 से लेकर से 351 तक। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। शायद जो मैंने आपको विषय बताया है वो आपके सबके समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, इतनी बात हमने कर ली।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक मेरे और विद्वान साथी, सोमवीर जी नाम है उनका, बहुत अच्छे कुशल वक्ता हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और हमने मित्रों जो भी मेरे साथीगण जुड़े हैं या हमने जोड़े हैं, हमारी जो टीम बन रही है, वो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। कोई माँ सरस्वती का कृपा है, उसका कोई ना कोई आशीर्वाद है हमारे सर के ऊपर कि इतने अच्छे अच्छे विद्वान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमवीर जी जो आपके बीच जो हैं वो हिस्ट्री और कल्चर को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और अभी तक आप जिनसे पढ़े हैं, मैंने कमेंट में पढ़ा है कि सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन वो हमसे भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री और कल्चर जो है मित्रों, देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट जो कक्षा होगी वो उनकी ही होगी, और कल आप इतने हर्षोल्लासित हो जाएंगे, आप ये कहेंगे सर बस अब मज़ा आ गया पढ़ने में, अब आनंद आ गया, अब दिल भर आया है ना। और अब हमारी अच्छे से क्या हो रही है, पढ़ाई हो रही है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम मनोविज्ञान जो है आपका साइकोलॉजी का जो पोर्शन है वो भी हम किसी अच्छे विद्वान साथी से प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। आप चिंता न करें किसी प्रकार की, आप तो बस यूं ही प्रेम सहयोग प्यार बनाए रखें, आपने जो आदर सम्मान हमें दिया है वो बनाए रखें। हम आपके लिए जी जान से, प्राणा अर्पण से, बिल्कुल तन मन धन से समर्पित हैं। बस आपसे हम थोड़ी सी अपेक्षा करते हैं कि आपको जो हमें देना है वो आप न चुकें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, वो हम आपसे आशा करते हैं। अब जो मित्रों बात आती है, हमने भाषा का सूक्ष्म परिचय जो था वो बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम जो आगे का टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक क्या होगा, वर्ण से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, वर्ण, ठीक है, जिसका नाम आता है वर्ण विचार। ये टॉपिक प्रारंभ होता है, ठीक है। रीट में जो मैंने अभी भाषा से संबंधित बातें की हैं, एसआई में जो मैंने भाषा से संबंधित बातें की हैं, पटवारी में जो मैंने भाषा से संबंधित बातें की हैं, उस टॉपिक में से प्रश्न आए हैं, आते रहे हैं और शायद आते रहेंगे। और एसएससी जीडी का टॉपिक ये है, ये तो खैर सब में ही है। तो वर्ण विचार जो है, अगर ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आया ना मित्रों, तो हम न तो संधि पढ़ सकते, न उपसर्ग ढंग से पढ़ सकते, न समास पढ़ सकते, न प्रत्यय पढ़। देखिए, व्याकरण का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक बिंदु दूसरे बिंदु के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। अगर एक बिंदु हमारे अच्छे से समझ में नहीं आया, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, तो अध्यापक निर्दोष होता है, आगे वाला बिंदु समझ में नहीं आएगा मित्रों। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको मनोयोग से पढ़ें और उसको है ना, उसको चिरस्थायी करें। जब आगे वाला बिंदु पढ़ेंगे ना, तो आपके मतलब पीछे वाला बिंदु क्लियर होगा तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमें आता है, हाँ सर हमें ये आता है। अगर पीछे वाला बिंदु क्लियर नहीं है तो हम नहीं कर सकते। वर्ण विचार की अगर मैं जहां तक बात करूं, तो वर्ण विचार में अपन पढ़ते हैं कि भाई वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कितने प्रकार भाई, वर्ण दो प्रकार, वर्ण दो प्रकार। इससे पहले अगर कुछ बातें आती हैं, कुछ विद्वान साथी लिखवाते भी हैं कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई, चलो हम देखते हैं थोड़ा इसको अपन बाद में शुरू कर लेते हैं। भाषा के बारे में यूं भी कहते हैं कि भाषा के कितने अंग हैं, भाषा के अंग। तो भाषा के जो मित्रों अंग है ना वो तीन है। भाषा के तो तीन ही अंग है भाई। तीन अंग कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद वाक्य। शब्द के बाद क्या है, ये भाषा के तीन अंग हैं। और आपको सबको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कितने अंग हैं, तो तीन अंग हैं। कौन कौन से, वर्ण, शब्द और वाक्य। और पूछा जाए कि भाषा का सबसे छोटा अंग, छोटा वर्ण, है ना, और सबसे बड़ा अंग वाक्य। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, वर्ण। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वाक्य होता है। भाषा के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। अब अगर बात पूछी जाती है ना, कई बार पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग वर्ण होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बात आती है, इकाई की बात जो आती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की जो बात आती है, वर्ण तो खैर है ही है, उसके साथ क्या कह देते हैं, ध्वनि। और ध्वनि के आगे क्या लिख देते हैं, मौखिक रूप। भाषा का सबसे छोटा मौखिक रूप, भाषा का सबसे छोटा मौखिक रूप क्या है, ध्वनि।
भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो कौन सी है? ध्वनि है। और अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, ये सबसे छोटा लिखित रूप क्या होता है? तो वो क्या होता है भाई मित्रों? वर्ण होता है। बस सिंपल सी बात है। मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा का सबसे छोटा अंग, ठीक है, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। अगर इसको उल्टा करेंगे, वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? शब्द से। शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्ण से। तो वर्ण किससे मिलकर बनते हैं? बात ये प्रश्न खड़ा होता है। तो वर्ण मित्रों किससे मिलकर बनते हैं? ध्वनि से मिलकर बनते हैं। यही बात याद रखें भाई, हमने क्या पढ़ा? वर्ण से क्या बने? शब्द। शब्द से क्या बने? वाक्य। उल्टा करो, वाक्य किससे बने? शब्द से। शब्द किससे बने? वर्ण। वर्ण किससे बने फिर? तो याद रखेंगे वर्ण किससे बनते हैं? ध्वनि से। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक। अब अगर बात करें कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई जो होती है मित्रों वो क्या होता है? शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक का मतलब क्या हुआ? अर्थ के साथ। शब्द का अर्थ होता है, वर्ण का तो कोई अर्थ होता ही नहीं है ना मित्रों, तो शब्द का अर्थ होता है। तो सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक जिसका अर्थ हो कोई, वो कौन है? शब्द। और अगर भावार्थ युक्त जब बात आती है, भावार्थ युक्त इकाई, भाषा की सबसे छोटी भाव में युक्त इकाई, भावार्थ युक्त इकाई, तो वो कौन सा आता है? वाक्य आता है मित्रों, याद रखेंगे। ठीक। हमने क्या की? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, भाषा की सबसे छोटी भावार्थ युक्त इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। ठीक। ये बातें हमने इसमें पढ़ ली हैं। अब हम बात कर रहे थे वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। तो 2 कौन कौन से हैं? 2 कौन कौन से मित्रों? 2 कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर और एक कौन सा है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। बहुत अच्छा टॉपिक है मित्रों। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां हिंदी विषय का पेपर आता हो और इस विषय बिंदु में से प्रश्न न आए। बस पढ़ने वाला चाहिए। हम इसको नेक्स्ट कक्षा में बहुत 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 अच्छे से, बहुत बारीकी से, जो आप किताबों में ढूंढोगे वो चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही मैं मेरी मेहनत की पराकाष्ठा तक जाऊंगा और आपको वो मैटर दूंगा जो शायद सैकड़ी किताबों में मिलाकर के अपन करेंगे, तब जाके वो आपको संभव होगा, प्राप्त होगा। तो स्वर और व्यंजन का जो विषय रहेगा, वर्ण का जो टॉपिक रहेगा, वो हमारा कल का रहेगा। कमेंट के माध्यम से मुझे बताना मित्रों कि अपनी कक्षा कैसी रही। सब्सक्राइब करना न भूलें। हिस्ट्री और कल्चर की सोमवीर जी मेरे विद्वान साथी अगली क्लास आपको लेकर के आएंगे और बहुत अच्छा कार्य होगा। सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।